जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मैथ पढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पसंद आए। और बाकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ऐसे ही हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर बन जाएगी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलेंगे आपका सीधा क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया है। पहला ही क्वेश्चन हमारा किससे है, देखिए पहला ही क्वेश्चन हम परसेंटेज का क्वेश्चन लिए हैं। परसेंटेज में आपको बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में कई मेथड होते हैं, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, हम आपको रेशियो मेथड और सक्सेसिव का फार्मूला x+y वाला फार्मूला से भी बताएंगे। बाकी आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आपको सारे तरीके पता होंगे ना, तो कभी कभी परीक्षा में डाटा के हिसाब से आप तरीका को चूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर डाटा जैसा दिया है उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, ठीक है, और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है, मतलब कितना प्रतिशत कम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि उसका पहले वेतन कितना था। मान ले कि उसका पहले वेतन 100 रुपये था। ठीक है, अगर हम पहले मान ले इसका वेतन 100 था, तो कह रहा है कि 50% की कमी हुई। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। पहले अगर हम मान ले कि इसका पहले का वेतन 100 रुपये था, ठीक है, कह रहा है 50% की कमी हुई। 50% की कमी हुई, इसका मतलब क्या है, इसका आधा हो गया। 50% का मतलब होता है आधा, तो इसका आधा हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। अब तो 50% अब कहाँ से लिया जाएगा, अब इस वेतन का 50% लिया जाएगा। इस वेतन का 50% क्या होगा, इस वेतन का 50% होगा हमारा, इसका आधा कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो मतलब अगर कमी हुई होती तो 25 हम इसमें से कम कर देते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 50% की वृद्धि अगर इसको हम दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे कि 50 में 50 तो ये पहले ही से था, और 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है। वृद्धि हुई है इसलिए हम इसको ऐड कर दिए। तो यहाँ से हमारा टोटल बन कितना गया है, 75 बन गया है। ठीक है, ये कितना बन गया है, 75 बन गया है। तो हम जानते हैं कि अब हमसे क्या पूछा है, उसका नेट वेतन कितना प्रतिशत वृद्धि हुई कि कमी हुई। तो उसके अंतिम वेतन में उसके वेतन आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इसका देखिए, पहले इसका वेतन कितना था, 100 था, और अब कितना हो रहा है, पहले इसका वेतन कितना था, 100 था, अब यहाँ पे नेट वेतन कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। तो कितने की कमी हो रही है ये हमें देखना है, कितने की कमी हो रही है। यहाँ से देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये 25 का अंतर आ रहा है। तो हम जानते हैं कमी हुई है, क्या हुई है, पहले वेतन 100 था, उस पर 75 हुआ, 25 की कमी हुई है। तो 25 की कमी हुई है तो हम 25 को पहले लिखेंगे, और पहले कितना वेतन था, कितना कमी हुई किससे, तो 100 से कमी हुई है, तो हम 100 को रखेंगे। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 25%। ये तो आपको समझाने के लिए तरीका है, आप ये परीक्षा में इस तरीके को नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, ये लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आपको इस तरीके से भी समझ में आ जाए तो यही इसका बेसिक मेथड होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इतना जगह ले रहा है, इतना समय ले रहा है। ठीक है, ये कभी कभी डाटा अगर सही डाटा नहीं दिया गया है तो कैलकुलेशन से बचने के लिए इस मेथड से भी हम कभी कभी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना सॉल्व करके दूसरे तरीके से, देखिए हमारा आंसर कितना आ गया है, 25%। तो हम डी को ऑप्शन चूज कर लेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए हम दूसरा तरीका बताते हैं। आपको दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, जितने भी तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल होंगे, हम सारे तरीके बताने की कोशिश करेंगे। उससे आपका क्या होगा, दिमाग जो है वो और खुलेगा। ठीक है, जब आपका दिमाग खुलेगा तो आप किसी भी तरीके के, किसी भी नया कोई भी नया क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से बना लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि x+y। आप लोग ये वाला फार्मूला आपको पता होगा,
कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कब होता है? ये सक्सेसिव, एक ही व्यक्ति का दो बार अगर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है तो हम यहाँ पे ये सक्सेसिव मेथड से नेट प्रतिशत निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब कैसे होता है, इसका यूज कैसे होगा इस क्वेश्चन में, वो आप समझिए कि x को हम मान लेते हैं कि पहले वो 50% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ये प्लस में बनता है, लेकिन कह रहा है कि एक की कमी हो रही है, एक माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, 50 गुणे 50/100। ठीक है, और ये देखिए इस 50 से ये 50 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बचे 25, ये 25% कितने में आएगा, माइनस में। माइनस सिर्फ ये दर्शाएगा कि ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, माइनस क्या है, लॉस हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये यहाँ से जो हमारा, इससे भी हम सक्सेसिव से भी आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी आपको दशमलव में दे देता है तो आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से कम लगा पाएंगे, तो वहाँ से आपको एक फ्रैक्शन मेथड है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको भी समझाते हैं आपको। ये पहला क्वेश्चन को हम कई तरीके से समझाते हैं, बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो जो बेस्ट होगा उससे हम बता के चल देंगे। पहला क्वेश्चन हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है कितना, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो कह रहा है कि पहले क्या हो रहा है, 50% की कमी हो रही है। तो हम मान लें ये पहले नीचे वाले को पहला मानते हैं, इसको हम संपूर्ण मानते हैं या प्रारंभिक मान मानते हैं कि ये 2 था, 50% में 2 था, 1 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में क्या करा है, 50% की वृद्धि हुई है, तो इसमें भी 50% की वृद्धि का भी फ्रैक्शन 1/2 ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, अगर वृद्धि होगी तो जोड़ के लिखेंगे और घटेगा तो घटा कर लिखेंगे, मतलब ये कमी होगी तो 1 घटा के लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से करेंगे तो 3 1 का 3, ये गुणा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों पक्ष में गुणा हो जाता है। ऐसे ही अगर तीसरी कोई कंडीशन दे देता कि बाद में इसका 75% की वृद्धि हुई तो हम इसको यहाँ पर भी 75% का फ्रैक्शन निकालते। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। अगर ये वृद्धि होती तो 4 से 7 कर देते, ऐसे ही हम करके सबका गुणा कर लेते। तो इसका ये मतलब होता है, देखिए ये जो मान हमारा आया है, ये मान क्या है कि पहले 4 था और अब कितना हो गया है, 3 हो गया है। कमी कितने की हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने में से, 4 से। 1 की कमी कितने से, 4 से हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। 4 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25%। देखिए हमने 3 तरीके से आपको क्वेश्चन में समझाया, लेकिन तीनों तरीके से हमारा आंसर सही आया। इसका मतलब यह है कि तरीका बदलने से हमारा आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर जो है वो 25% ही आएगा। हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सीधा सीधा लगाना है कि ये जो हमारा 39 है ना, ये 39 है, वो कितना प्रतिशत है, वो 24% है। इसका कहने का मतलब है किसी संख्या का 24% कितना है, 39 है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये जो 24% है ना, 24% कितने के बराबर है, 39 के बराबर है। तो 1% अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 1% जो हमारा हो जाएगा 39/24। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कितनी होगी, कोई भी संख्या अपने में क्या होती है, 100% होती है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, यही जो संख्या होगी यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 50, और ये फिर से कटाएंगे 6 बार, ये जाएगा 25। अब इसको हम गुणा करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखिए 6 को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, कुछ पूर्ण संख्या बनाने के लिए नहीं कर सकते, हम गुणा ही करते हैं सीधा सीधा। तो गुणा करते हैं तो 25 से 25 नौइया कितना होता है, 25 नौइया 275 होता है, 25 नौइया 225 होता है। ठीक है, ये 25 का गुणा हम 39 में कर रहे हैं ना, तो हम या तो 40, इसको कैलकुलेशन के लिए आप समझिए कैलकुलेशन, 39 को हम पकड़ लेते हैं 40। ठीक है, 39 को हम 40 मान लेते हैं, तो 25 से का 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से का 100 और माइनस कितना हो जाएगा, एक, मतलब 39 को अगर हम 40 - 1 लिख दें तो भी 39 ही होगा, तो 25 इसमें से माइनस हो जाएगा और बटे बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना बन रहा है, 975/6।
इसको कटाएंगे तो हम जाएगा कितनी बार, 6 1 का 6, बच रहा है यहाँ पे 3, 6 6 के 36, ठीक है, बच रहा है कितना 36, एक 15 बचा है, 6 62, उसके बाद 30.5, 162.5, 162.5 जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दिया गया होता है, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी मान दिया गया है, ये 39 दिया गया है, हम 39 को लिखेंगे और ये किसके जिसका प्रतिशत दिया गया है उसके नीचे प्रतिशत निकलेंगे। ये 24% है, 39 जो है ये 24% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, 162.5। सीधा आंसर करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। कह रहा है कि 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, ठीक है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे हुए आम को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया, ठीक है। लाभ देखिए कभी भी लाभ हमारा जो होता है वो हमेशा कास्ट प्राइस पर ही काउंट होता है, ठीक है। तो हमारा पहले कास्ट प्राइस कितना था, 600। किसी भी कोई भी हम सामान ले आए हैं, मान लीजिए आम ले आए हैं, तो कितने का ले आए हैं, 600 का लाए हैं, ठीक है। तो 210 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 210 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बेचेगा कितने का, 810 का बेचेगा। इसमें जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। मतलब 600 रुपए का ला करके 810 रुपए में बेच रहा है, तो 210 रुपए का लाभ होगा, ये हमारा कंडीशन बन गया है। उसके बाद कह रहा है कि 300 आम खरीदता है, ठीक है, 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए, ठीक, उसने शेष बचे हुए आम को 3 रुपए प्रति की दर से बेचा है। देखिए ये जो 810 हुआ है, ये कैसे हुआ है, जब ये 3 रुपए प्रति दर से बेचा गया है, तो हम यहाँ से चेक कर लें कि कितना आम बेचा गया, तब ये 810 आया है। तो 810 में हम क्या कर सकते हैं, 810 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा ये आमों की संख्या निकल के आएगी जो बेची गई है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 या 81, ठीक है, 27 और 1 0, 270 आम। इसने 270 आम को 3 रुपए के दर से बेचा है, तो 810 रुपए प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पहले वो खरीदा कितना आम था, 300 आम, 300 आम उसने खरीदा था, 270 आम बेचा है, तो खराब कितने हुए होंगे, 30 आम, ठीक है। ये 30 आम जो है वो खराब हुए हैं, तभी तो 270 ही बेच पाया है, 300 खरीदा था, 270 को बेचा है। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत आम खराब हो गए, ठीक है, फेंके गए, मतलब वही खराब हुए हैं तभी तो फेंके गए। तो 30 आम खरीदे गए हैं, कितने में से, 300 में से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम 0 से 0 कटा देंगे, 3 से कटाएंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल निकल के आएगा कितना, 10%। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 10% होगा। 10% आम ऐसे हैं जो खराब हो गए, ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। देखिए आपको समझना क्या था कि यहाँ पे जो एसपी है, हमको यहाँ पे एसपी 810 नहीं दिया गया था, हमें दिया गया था 210। हम जानते हैं कि एसपी हमारा क्या होता है, एसपी हमारा होता है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें 210 का प्रॉफिट था और कास्ट प्राइस 600 था, टोटल हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 810 रुपए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में देखिए 3/3 2021 में शिफ्ट फर्स्ट स्टेज में पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया। रेशियो का क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। स्पेशल रेलवे का ही आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि भले ही रेलवे के लिए दिया गया है, बाकी सारे एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। देखिए ये नॉन टेक्निकल का तैयारी होता है, जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं होता है, सब में सब सारे सिलेबस सेम ही होते हैं। बस ये हम प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नीना की लंबाई क्या होगी, नानी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हम नानी को लिख लेते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं। ये देखिए एक नानी हो गई और लीलू हो गई। ठीक है, लाली और नानी और लीलू। नानी और लीलू का अनुपात कितना दिया गया है, 4 और 3 का अनुपात दिया गया है। कह रहा है यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर, ठीक है, लीलू की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर है, तो नानी की लंबाई क्या होगी।
देखिए यहाँ पे ये 3 का मान दिया है कितना, 12, 3 का मान 12 दिया है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो इसमें भी एक अंक पे दशमलव होगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1.6 मीटर ये नानी की लंबाई हो जाएगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमें जो अनुपात दिया गया था, अनुपात में से एक का मान दिया गया था, दूसरे का पूछा गया था, तो हम उसी के बराबर में रखिए। देखिए ये 3 का क्या किए हैं, देखिए क्या हुआ है, 3 का कितने का गुणा करेंगे तो होगा 0.4, 0.4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0.4 का गुणा करना पड़ेगा। 0.4 का गुणा करेंगे तो 1.6 प्राप्त होगा। आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। ठीक है, खंभे के सफेद भाग की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए ये क्या है कि ये जो हमारी दी गई है ना, ये लंबाई दिया गया है, इसी को समझना था। मान लेते हैं कि कोई खंभा है, ये एक खंभा है, ठीक है, ये एक खंभा है, इसमें 3 कलर से रंगा गया है, केसरिया, सफेद और हरे। ठीक है, केसरिया, सफेद और हरे। ये अब ये कितना है ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे केसरिया मान लेते हैं और सफेद को हम व्हाइट मान लेते हैं और हरे को ग्रीन मान लेते हैं। ठीक है, चाहे आप ऊपर से नीचे कर लीजिए, नीचे से ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि क्रमशः एक के ऊपर रखे गए हैं ना, हाँ तो सही है, यही हमारा कंडीशन बन रहा है। अब कह रहा है कि 8, 9, 10, ये 8 के अनुपात में है, ये 9 के अनुपात में है, ये 10 के अनुपात में है। ये अनुपात दिया गया है, न कि मान दिया गया है। रियल मान कितना है, इस टोटल पूरे की हाइट कितनी दी गई है, 405 मीटर। ठीक है, 405 मीटर, ये पूरे खंबे की लंबाई 405 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये यूनिट का मान हमसे पूछा गया, कितने क्या है कि खंबे के सफेद भाग की लंबाई, मतलब हमें इस भाग की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए अगर इसे हम देखते हैं ना कि W का मान यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना हो तो इसका अनुपात का रेशियो का मान कितना है, 9। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट चेक करिए कि 9 के मल्टीपल कितने ऑप्शन है। अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो आप उस फॉलो नहीं करेंगे, अगर ऐसे ऑप्शन बनेंगे जो 9 से विभाज्य हो, क्योंकि हम जानते हैं वो संख्या 9 से जरूर विभाज्य होगी। कोई भी संख्या अगर उससे अनुपात का रेशियो 9 है तो 9 से जरूर विभाज्य होगी। तो हम देख रहे हैं कि 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये देखिए 13 बन रहा है, ये तो नहीं होगा। ये 5 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 3 बन रहा है, नहीं होगा। ये देखिए चौथा डी वाला 135, 5, 4, 9 ये बन रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए हमने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए केवल क्या किया हमने, केवल हमने यहाँ पे विभाज्यता के नियम को लगाया और आंसर दे दिया। तो लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व कैसे करना है, देखिए क्या हो रहा है, 9, 8, 17 और 10, 27। तो यहाँ से टोटल लंबाई की यूनिट कितनी आ रही है, 27 यूनिट। ठीक है, और 27 यूनिट का मान हमें दिया कितना गया है, 405। ठीक है, हम देख रहे हैं ये 5, 4, 9, 9 3 27, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और ये 9 चौके 36, 9 5 45, 3 से 15 बार। एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 15 आ गया है। हमें पूछा किसका था, W का। W का यूनिट कितना है, 9 है, तो 9 से हम गुणा करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 135। 15 9 135। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व किए तब भी हमारा 135 आ गया है। कभी कभी आपको ये स्टेप खाने आना चाहिए और आपका जो दिमाग है परीक्षा में ये इस तरीके से भी काम करना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल से भी आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन से भी बचा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, इस तरीके से हमने समझाया है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 16:9 था। ठीक है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7.4 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें 2 अनुपात अलग अलग दिया गया है और मतलब 2 अनुपात के 3 अनुपात है, इसमें 2 करके दिया गया है। तीनों का मिश्र अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका हम तो यही मानते हैं कि हम पहले तीनों को लिख लेते हैं। क्या क्या है, तांबा, जस्ता और निकल। पहले हम क्या लिखते हैं, तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मान कितना है, 19 और 6 है। 19 और
6 है। और उसके बाद क्या बन रहा है, निकिल और जस्ता। निकिल और जस्ता का अनुपात हमें कितना दिया गया है, देखिए निकिल और जस्ता, यहाँ से हम निकिल लिखते हैं और जस्ता, जैसा कहा गया है उसी को लिख दिए हैं। निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है, 7 और 4 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जस्ता, जितना जस्ता यहाँ पे है उतना ही जस्ता यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम पहले जस्ते को बराबर कर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, जस्ता है, तो जस्ता को बराबर करते हैं। ये 6 है और ये 4 है। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ये 12 पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये 12 बन जाएगा। तो हमें यहाँ से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ये बराबर हो चुका है, जस्ता हमारा 12-12 हो चुका है। तो अब हम चेक करेंगे क्या कह रहा है कि मिश्र धातु में तांबा, कौन कौन सा पूछा गया है, तांबा हो गया है, और तांबा, जस्ता और निकिल। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकिल। चलिए देखिए, तांबे का अनुपात हमारा कितना आया है, 12 हो गया है। जस्ता का अनुपात, सॉरी जस्ता का 12 हुआ है ना, तांबा का कितना हुआ है, 19 दूना 38। ठीक है, और जस्ते का अनुपात कितना हुआ है, 6 दूनी 12। और निकिल का कितना हुआ है, निकिल का हुआ है 7 त्रिक 21। ठीक है, 38 12 21। 38 12 21 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है। सबसे आसान तरीका ये है कि हम किसी, इसमें देखिए कॉमन क्या था, कॉमन क्या था, जस्ता कॉमन था, तो हम जस्ते को ही बराबर कर लिए, बाकी जो भी मान आया था उसी को लिख दिए, बस यही हमारा बन गया है। अगर इसमें से कुछ कटता होता तो यहाँ से कटा लेते। फ्रैक्शन को जानते हैं, रेशियो को क्या होता है, सबसे कम विभाज्यता के वो वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां तक इनका एलसीएम 1 ना हो जाए, एचसीएफ 1 ना हो जाए। देखिए इन सब का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा तो थोड़ा बड़ा करते हैं, अब अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है। टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क में हम जानते हैं क्या होता है कि ए और बी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या दिया गया है, तेजी से, दुगनी तेजी से कार्य कर सकता है। मतलब यहाँ पे दिया गया हमें इसका क्षमता दे दी गया है, इफिशियंसी दे दी गई है। तो इसका क्षमता जो कितना है, दुगना तेजी से। कौन, ए बी के मुकाबले दुगना तेजी से। अगर हम बी को 1 मानेंगे तो ए को कितना मानना पड़ेगा, दुगना, क्योंकि ए का दुगना 2 होगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्षमता को हम ऐड कर लेंगे जब मिलकर काम करेंगे। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। इसी कार्य को बी को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे 12 बराबर 36। ये हो जाएगा किसका, बी द्वारा। बी इस काम को कितने दिन लेगा, 36 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रेशियो दिया गया था, मतलब इनके क्षमता का अनुपात दिया गया था। हम जानते हैं कि टोटल वर्क निकालना हो क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता गुणे टाइम। ठीक है, क्षमता गुणे टाइम। ये टाइम ले रहा है कितना, 12 दिन मिल करके ले रहे हैं, टोटल क्षमता जुड़ जा रहा है, तो यहाँ से हमें टोटल काम निकल गया। इसी काम को कौन करेगा, बी करेगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर से हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि कोई ए होता है, ठीक है, ए है और एक बी है। ए जो है वो 5 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 8 दिनों में कर सकता है। यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क कितना होगा, 8 और 5 का एलसीएम, 8 और 5 का जो एलसीएम होता है कितना होगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्षमता इनका 8 और इसका क्षमता हो जाएगा 5। ठीक है, ये देखिए, ये इससे हमें क्या निकल गया है, ये इसकी इफिशियंसी है और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ से इनका क्षमता निकल के आ गया है। और कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं। इस पूरे काम को करने में दोनों साथ मिलकर करते हैं। ये कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम पहले निकाल लें। पहले ये हम निकाल लें कि इस काम को करने में कितना समय लग रहा है। तो हम टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, 8 और 5 13, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता जुड़ जाएगी। 13 तिया 39, 3 सही 1/13 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 3 सही 1/13 दिन लग रहे हैं। कब, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी को हम लिया तो लिख दें 13 सही 3 में, या
13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये इतना दिन तो लग रहा है, टाइम, इतना टाइम ए भी काम किया है, इतने ही टाइम बी भी काम किया है। तो हम अगर हम निकालना चाहें, क्या वो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा क्या है। देखिए, और हमें क्या दिया गया है, ये इनकी आमदनी मतलब कमाई दी गई है। कमाई जो पैसा होता है, हमें पैसा कैसे मिलता है, पैसा हमें काम पर मिलता है। जो जितना काम करेगा पैसा ही उसी को मिलेगा। अगर समय ज़्यादा समय अगर समान है तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसे कम पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 13 से 1/3 दिन को ना लिख के हम 40/13 ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 40/13 दिन लग रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो अगर हम निकालें कि ए ने कितना काम किया है, 40 में से कितना काम ए ने किया है, टोटल काम 40 था, तो ये हमारा क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया। इतने टाइम में अगर हम इसके क्षमता से गुणा कर दें तो ये हमारा ए का किया हुआ काम निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 चौके 32, 320/13। ये जो क्या है, ये हमारा निकल के आया है वर्क, किसका, ए के द्वारा। ए ने कितना काम किया है, 320/13 काम किया है, कितने में से, 40 में से, ठीक है। कितने में से, 40 में से। हम जानते हैं कि जितने में से किया रहेगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे 40, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 320/13, 320/13, और ये 40 यहाँ पे आ जाएगा। हम जानते हैं ये तीसरी राशि है, ये यहाँ पे आके गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, 320/13 गुणे 40, 0 से 0 कटे, 4 8 32, मतलब ये 8/13। ये 8/13 ये क्या आया है, ये मतलब 13 में से 8 काम कौन किया है, ए ने किया है। हम जानते हैं पैसा हमें क्या मिलती है, हमेशा पैसा जो मिलता है वो काम पर मिलता है। टोटल पैसा हमें मिला कितना है, 6760। उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा, अब यहीं से निकल जाएगा, 13 पच्चे 65। अब देखिए ये 13 से कटाएंगे तो 13 1 का 13, और यहाँ से 13 पच्चे 65, 13 दूना 26 और 1 0, ठीक है। अब ये 8 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 से 41, 4160। ए के द्वारा कितना पैसा मिलेगा, ए को कितना पैसा मिलेगा, 4160। ए का हिस्सा जो होगा वो 4160 होगा। हम यहाँ से क्या निकाले हैं, पहली बात तो ये समझना है, हम यहाँ से ये निकाले हैं कि ए ने पूरे काम का कितना भाग किया है, ठीक है ना। ए ने पूरे भाग का कितना काम किया है, 8/13 भाग, 8/13 भाग कौन काम किया है, ए ने किया है। तो ए ने 8/13 भाग काम किया है, तो 8/13 भाग पैसा भी मिलेगा उसे। तो 8/13 भाग पैसा मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6760 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम 6760 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 4160 रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए ये आयु वाला क्वेश्चन आ गया है। ये इसको हम अनुपात समानुपात में समझते हैं, लेकिन ये आयु का अलग से, रेलवे के लिए अलग से बनता है क्वेश्चन, तो इसको भी समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है था, ठीक है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड सबसे बेस्ट क्या है। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले कोई x वर्ष का था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर x+, क्रमिक का मतलब होता है कि क्रम से 1 2 3 4 5 बढ़ते ही जाएगा, ये हो जाएगा x+2। फिर तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, x+3। हम ये क्या करेंगे, हम 7 बच्चों को मानेंगे, 7 बच्चों का आयु मान लेते हैं कि पहला बच्चा हमारा x वर्ष का है, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा, और ये x+4 होगा। फिर उसके बाद x+5 होगा, और x+6 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हमारे हो गए हैं। हमसे कहा गया है क्या कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग
63 वाले। सबसे बड़े कौन से होंगे, यही तीनों सबसे बड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए x+4, x+5, x+6 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा x x x 3x बनेगा, प्लस ये अंक को जोड़ेंगे 5 4 9 9 6 15। ठीक है, 3x + 15 बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 63 ना। तो अब देखिए यहाँ से हम 3 से कटा दें, अगर 3 से कटाएंगे 3 1 का 3, 3 5 15 और ये 21 3 63, ये 5 उस तरफ जाएगा तो 21 - 5 हो जाएगा, बराबर बचेगा कितना 16। तो यहाँ से हमें x का मान पता चल गया है, x बराबर हमें क्या पता चल गया है 16, x का मान हमें 16 पता चल गया है। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछे है कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना वर्ष होगा। सबसे छोटे में ये वाले होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं तीनों को लेना है। इन तीनों को लेंगे तो x x x कितने हो जाएंगे 3x प्लस ये हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल के आया हमारा कितना है 16, 3 × 16 प्लस 3, 16 3 48 प्लस 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 51 वर्ष। इन सबसे छोटे तीनों का योग करेंगे तो हमारा 51 वर्ष आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 7 बच्चों को आयु मानना था। मानेंगे कैसे, यहाँ पहले ही बोला है, पहले ही लाइन में बोल दिया गया है 7 क्रमिक वर्षों में। क्रमिक वर्ष मतलब ये होगा, अगर मान लेते हैं कोई किसी को x मानते हैं तो अगला हो जाएगा x+1, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+3, x+4, x+5 और x+6। तो यहाँ तक हम माने तो 7 व्यक्तियों की आयु मान लिए, या 7 बच्चों की आयु हमने मान लिया। तो वहाँ से हमें दिया गया था, तो सबसे बड़े के लिए कहा गया था तो सबसे बड़े वाले को पकड़ेंगे, सबसे छोटे वाले का पूछा गया था, हमने पूछे वाले को निकाल दिया है सबसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। इसमें लॉजिक होता है, इस नाव और धारा का जो लॉजिक होता है, क्या होता है कि धारा, नाव जो है, देखिए ये हम मान लेते हैं कोई धारा है, ठीक है, और ये कोई नाव है, ठीक है, ये कोई नाव है। अगर नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों समान हो जाएंगी तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, बोट प्लस वाटर हो जाएगा। अगर एक की चाल मान लेते हैं कि धारा की चाल इधर है और नाव की चाल इधर है, मतलब विपरीत दिशा में, दोनों की चालें विपरीत दिशा में दोनों अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा ना वो घट जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा b - w हो जाता है। ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो घट जाता है कम जब दिशा क्या होगी विपरीत होंगी। तो अब देखिए इसमें लॉजिक तो हमने आपको समझा दिया है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति, स्थिर जल में है तो मतलब वहां पे वाटर मतलब जल की कोई चाल नहीं। यहाँ तो इसका कहने का मतलब है कि बोट की चाल हमें दी गई है कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया गया है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब हमें वाटर की चाल दी गई है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें दूरी क्या करना है, धारा के विपरीत बोल दिया है, मतलब धारा के विपरीत। अभी आपको हम समझाएं विपरीत होगा तो क्या होगा, इनके जो रिलेटिव स्पीड होंगे वो आपस में घट जाएंगे, जो इनका अंतर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा b - w निकालना पड़ेगा। b - w निकालेंगे तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, जो इनका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा वो 9 के स्पीड से ये जाएंगे। ठीक है, 9 के स्पीड से जाएंगे। कितनी दूरी तय करना है 68 किलोमीटर। 68 किलोमीटर को 9 की स्पीड से तय करना है तो कितना समय लगेगा यही हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63 हो जाएगा, बचेगा कितना 5/9। 5/9 को हमें अगर मिनट में बदलना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है 9 कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये 7 घंटे से क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो है देखिए ऑप्शन ए वाला 7 घंटे है, ये तो 8 घंटा हो रहा है, नहीं सही होगा 4 घंटा हो रहा है, सही है 7 घंटे से ज्यादा लग रहा है। देखिए हमें जो ऑप्शन लग रहा है ये डी वाला ये सही होगा, क्योंकि ये देखिए 5/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग 33 मिनट आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा है, लगभग कुछ ज्यादा है। या सॉल्व इसी को सॉल्व ही कर लेते हैं, 3 × 9 और ये जाएगा 20, 20 × 5 = 100, 100/3 ये लगभग आएगा 33। यहाँ पे कुछ सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, ये लगभग में मान आया है 7 घंटे 33 मिनट, मतलब 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में
7 घंटे 33 मिनट का समय लगेगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना था, और रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद हम जानते हैं क्या होता है कि टाइम बराबर हमारा क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना था, 68 किलोमीटर था, और स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से समय निकाल लिए हैं, 7 घंटा 33 मिनट में ये क्वेश्चन ये 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एडवांस का क्वेश्चन है, इसको समझना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहा है कि एक घन के किनारों की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, किनारों की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। उस घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया गया है, ठीक है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है तो घन की पेंट न की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आपको ये समझना है, आप इसकी भूमिका जो ये कह रहा है उसको समझना है। हम जानते हैं कि घन में कितने सतह होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं। ये किनारा क्या होता है, किनारा, ये किनारा, इसका किनारा का मतलब है ये भुजा, ये कितना है 80 सेंटीमीटर है। ये इधर से भी 80, इधर से भी 80, इधर से 80 भी, इसके पीछे भी 80, सारे तरीके से ये 80 सेंटीमीटर बनेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी सतह पर एक वृत्त बना है, और वो भी क्या है, यथासंभव बड़ा। यथासंभव का मतलब सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा वृत्त क्या बनेगा, वो देखिए सबसे बड़ा वृत्त तो यही बनेगा, ठीक है, ये वृत्त बनेगा। तो इस वृत्त की क्या होगी, कुछ त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर 80 है तो ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी, वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हमसे कहा गया है कि पेंट किया गया जाता है यदि वृत्त तो न की गई, पेंट न की गई, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल बच रहा है ना, ये वाला, देखिए ऐसे ही क्या हो रहा है, हर सतह पे वृत्त बनाया गया है। तो हम जानते हैं कि घन में कितने सतह होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं, ठीक है, घन में 6 सतह होते हैं। तो ऐसे ऐसे ही 6 सतह पे कुछ स्थान बचेंगे। तो हम पहले एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 6 का गुणा कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, ठीक है। कभी भी हमें ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो करेंगे, हम पहले पूरे एक, ये बन रहा है हमारा वर्ग बन रहा है ना, तो 80 गुणे 80, 8 28 6400 सेंटीमीटर इसका क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये शेष वाले का निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 22/7, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा कितना है 40 गुणे 40, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन को सॉल्व करें और जो भी आए उसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ से बन रहा है कितना, 22/7 और गुणे 40 गुणे 40, ठीक है। ये जो हमारा मान निकल के आएगा इसी में हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम देख लें, अगर ये कुछ करना नहीं, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 और 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35, 352 और डबल 0 और बट्टे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 से कटाएंगे तो 7 × 5 = 35 और उसके बाद ये जाएगा 0 बार, 7 दूनी 14 बचा कितना, 7 दूनी 14 60 बचा, 7 × 8 = 56 बचा 40, 7 7 देख रहे हैं, 7 × 5 = 35, 7 0, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 = 56 बचा, इसके बाद 4 दशमलव लगाया 40 तो बचेगा 700, कितना होगा, ठीक है। ये हमारा आएगा, फिर ये हमारा सिर्फ इतने का मान है। अब इसको हम घटाएंगे कितने, 6400 में से घटाएंगे, तो यहाँ पे हम 6400 में से इसको घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के उसको हम नोट करते हैं, यहाँ आगे लिखते हैं। यहाँ पे आएगा कितना, 3 7, जो आएगा उसको हम 6 से गुणा करेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आप लोग को कैलकुलेशन हम कर देते हैं, कैलकुलेशन को आप ज़्यादा लेंदी ना बनाएं। देखिए 22/7 था, ये 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 0 0 0, यहाँ भी इसको गुणा करें थे कितना आया था 16 दूना 4 चौके 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35, 3 35 डबल 0, और यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, सॉरी डबल 0, 7 चौके 28 और 7 छंग 42, 42 और 2 44, ठीक है। उसमें से हम इसको घटाएंगे, अब जो आएगा उसके बाद ये 7 लिख देंगे टोटल, तो हमारा हो जाएगा कितना 0 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा, ठीक है। बाकी 0 हो जाएगा 9600/7, ठीक है। ये जो मान आएगा इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, यहाँ से कटाएंगे तो इसका कट जाएगा कितना 7 1 का 7, 7 1 का 7 बच रहा है यहाँ पे कितना 2, 26 7 तरीक 21, बचेगा 5, 50 हो रहा है, 7 7 49 बच रहा है 10, 7 1 का 7 दशमलव बच रहा है 30 हो रहा है, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28 बच रहा है कितना 2, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। आगे जाएगा और बाकी हम इतना ही रखते हैं और यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25, ठीक है। और 6 का 6 2 8, 8 5 2 आ रहा होगा कुछ 8 5, तो और उसके बाद क्या करेंगे 6 का 13 6 का 78 लगभग 80 के आसपास आ रहा है, 6 का 6 और 6 का 6 2 8, 6 42, 6 18 4 22 और 6 का 6 2 8, 82 28.52, ये जो 2 आ रहा है ये हमारा जो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लगभग ये आ जाएगा 7 12, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सबसे ज़्यादा मैच करीब होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। कैलकुलेशन देखना है आपको, कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है। कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को दुगना कर दी जाए, जब भी देखिए इसमें अगर क्षेत्रफल कहेगा, क्षेत्रफल में हम जानते हैं क्या होता है, भुजा गुणे भुजा हो जाती है, मतलब 2 बार होता है, और आयतन में क्या होता है, आयतन में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए लंबाई को कितनी बार गुणा किया जा रहा है यही हमें चेक करना है। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हम क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है मीटर गुणे मीटर, ठीक है, मीटर गुणे मीटर हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 बार सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है। और अगर हमसे आयतन पूछा जाता है तो एक बार मीटर की और गुणा हो जाती है, ठीक है, ये मीटर की होगी या सेमी भी होगी, जो भी होगी, ठीक है। अगर मीटर में होगी तो मीटर का हो जाएगा क्यूब, सेमी हो गया तो सेमी का क्यूब होगा, मतलब ये क्यूब होता चला जाएगा। अगर इसके आयतन को क्या किया गया है, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है। पहले वो अगर मान लेते हैं 1 था तो अब कितना कर दिया गया है, 2 बार कर दिया गया है। तो अब हमसे पूछा रहा है कि ये कितने गुना हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका भी 3 कर देंगे, इसका भी 3 कर देंगे, तो ये 1 से कितना, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये कितनी गुना हो जाएगा, देखिए कितने गुना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 8 गुना, ठीक है, कितना गुना हो रहा है 8 गुना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर किसी भी घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उनका जो आयतन होगा वो 8 गुना हो जाएगा।
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको लॉजिक से समझना यही है कि पहले एक था तो दो हुआ, ठीक है, यहाँ पे आयतन था इसलिए क्यूब कर दिए। अगर हमसे यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा होता कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा तो हम क्या करते, एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर करते। तो यहाँ पे एक से कितना हो रहा है, चार, मतलब ये कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। बस ये चेक करना था, कितना गुना हो जा रहा है हमारा, 8 गुना हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, 9 सेमी लंबाई, 6 सेमी चौड़ाई और 6 सेमी ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी कभी भी घन को पिघला करके और छोटा घन बनाते हैं तो क्या निकलेगा, हमारा आयतन समान होगा उनका। क्या होगा, आयतन तो हमारा समान होगा। तो भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं यही हमें निकालना होगा। तो हमें दोनों का आयतन समान करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या है, घनाभ है, ये घनाभ जो होगा वो घनों की घन के बराबर होगा, घनों के कुल योग, घनों के योग के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे कितना है 6, ठीक है, ये हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। और हमसे क्या क्या है, 3 पिघलाकर 3 सेमी के भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। 3 सेमी अगर कोई भुजा वाली घन है तो उसका आयतन क्या होगा, एक घनाभ का एक घन का जो आयतन होगा वो 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। और गुणे कितना होंगे यही हमसे पूछा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी घन को पिघला करके छोटा घन बनाया जाता है तो उस कंडीशन में उनका जो आयतन होता है वो समान होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे क्या लिखेंगे, यक्स। यक्स क्या है, यक्स है इनके घनों की संख्या, इसी का मान हमें निकालना है। अब हम इसको कटाते हैं, 3 से 3 त्रिक के 9, ये 9 से ये 9 खत्म हो गया है, 3 से कटेगा ये 3 दूनी 6 और यक्स का मान कितना आ जाएगा 12। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 12 घन, ठीक है। 3 सेमी भुजा वाले 12 घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस लॉजिक ये था कि जब भी घन को पिघला करके घन बनाया जाता है तो इनका आयतन समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से दिया गया है। अलजेब्रा की बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझना है, ये हमारे एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। ये तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले वैल्यू पुट करके चेक कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुट क्या करेंगे कि हम x का ऐसा कोई मान लेते हैं जिसको सॉल्व करने पर 2 आ जाए, तो जो मान से 2 आएगा उसी मान को हम यहाँ रख देंगे, उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम पहले x का 1 मानते हैं, x का मान अगर हम 1 मानेंगे तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के बटे 1 लिखेंगे तो हमारा मान 2 हो रहा है। तो मतलब x का मान अगर हम 1 मानते हैं तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x का मान अगर हम 1 मान लें तो सॉल्व हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1/1 हो जाएगा बराबर 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही होगा। आपको ये मान लीजिए परीक्षा में नहीं समझ में आया, नहीं दिमाग काम किया, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x + 1 अपान x बराबर 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का गुणा यहाँ पे करेंगे तो x + 1 बराबर 2x हो जाएगा। x को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया, x बराबर कितना निकल के आया, 1 आ गया। x का मान हमें 1 आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x का मान 1 रखेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि एक घन का आयतन दिया गया है, एक घन का आयतन 54 सेमी है, 58 सेमी 6 सेमी की विमाओं वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर है। अभी आपको पिछली क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसी को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम चीज है, तो कह रहा है घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए ये घनाभ की लंबाई है, जितना घनाभ है उतना ही घन है, मतलब घनाभ का आयतन और घन का आयतन क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि हम पहले लिख लेंगे क्या, घनाभ
घनाभ और घन, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का क्या है, आयतन जो है वो बराबर है। आयतन बराबर है तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, जो भी विमाएं दी गई हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को हम गुणा कर देंगे तो कितना दिया गया है, 54 गुणे 18 और गुणे 6 बराबर, और क्या दिया गया है कि विमाओं वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब होता है। अब हम यहाँ से देखिए, हम यहाँ घनाभ ए का मान निकालना है, हमसे वही पूछा गया है। तो भुजा की लंबाई ए का मान पूछा है, तो ए का मान करिए हम यहाँ पे देखिए, इसको हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, 6 गुणे 3 बना देते हैं, और इसको हम बना देते हैं क्या, 9 गुणे 6, और यहाँ पे ये ऑलरेडी 6 से है ही, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें ए का मान अगर निकालना हो तो सबका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं 3 का पेयर बना रहे हैं 6 का, 6 देखिए कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो हम 6 को लिख लेंगे। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 इसमें है, कितना हो गया, 3 बार आ गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। जो ए का मान भुजा की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आज कुछ क्वेश्चन थे, आपकी प्रैक्टिस कराएं, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले कुछ ऐसे ही एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।